हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर जो था उसके अंदर हमने वेव ऑप्टिक्स की बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि लाइट जो है इसका नेचर क्या क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा इसका नेचर बताया। किसी ने तो इसको बोला कि ये एक पार्टिकल नेचर की लाइट पार्टिकल की तरह होती है, जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हाइगेन आया था, उसके बाद में आया था मैक्सवेल। तो सब ने अलग अलग नेचर बताया लाइट का कि जो प्रकाश है अपने पास उस प्रकाश की प्रकृति अलग अलग होती है। न्यूटन ने कणीय प्रकृति बताई, हाइगेन ने बोला कि ये एक वेव है यानी तरंग है, और तीसरा जो अपने पास था वो मैक्सवेल जिसने बताया कि ये एक तरंग ही है, लेकिन कौन सी तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया था डे ब्रोगली, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करते हैं। उसने बोला था कि लाइट वेव जो है वो कुछ जगह पर तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कुछ जगह पर वो वेव की तरह बिहेव करती है, यानी उसका ड्यूल नेचर होता है। तो चलिए आज जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमने रे के लिए जो हमने लाइट रे लेते हुए यानी प्रकाश किरण लेते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा था, यानी परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा था, वही हम लोग यहाँ पर उसको वेव एज्यूम करते हुए, लाइट को वेव एज्यूम करते हुए अकॉर्डिंग टू हाइगेन प्रिंसिपल। तो हाइगेन के प्रिंसिपल के बेसिस पर अगर हम लाइट को वेव मान के चले, तरंग मान के चले, तो हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो है वो किस तरीके से थ्योरेटिकली समझाएंगे वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए light wave from plane surface, यानी क्या मैं बोलूँगा, समतल सतह से प्रकाश तरंग का परावर्तन। अब जो अपने पास परावर्तन के यहाँ पर नियम होते हैं, बेसिक जो अपने पास परावर्तन का नियम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं। वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसके बेसिस पर, प्रकाश को तरंग मानते हुए, लाइट को वेव एज्यूम करते हुए। तो चलिए हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये अपने पास कोई एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस को हमने नाम दे दिया MN। इस प्लेन सरफेस पर कोई लाइट रे जो है वो आ रही है, कोई लाइट रे आ रही है, तो हम किस तरीके की लाइट रे जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। हमने बोल दिया कि लाइट रे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है, तो ये हो गई अपने पास एक लाइट रे। ठीक है, दूसरी लाइट रे जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दूसरी लाइट रे जो है वो आ रही है यहाँ से इस तरीके से। ये दोनों ही जो लाइट रे हैं वो कैसी हैं, तो मैं बोलूँगा ये दोनों ही लाइट रे जो हैं वो हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट वेव यानी आपतित तरंग। अब अगर इनकी हम लोग बात करें तो इस वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इनको हम लोग नाम दे देते हैं, ये वाला A पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया C पॉइंट। अब अगर मुझे यहाँ पर ये देखना हो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट कहाँ पर बनेगा, यानी आपतित किरणों के लिए जो तरंगाग्र है वो कहाँ पर बनेगा, तो आपतित किरणों के लिए अगर मैं तरंगाग्र की बात करूँ तो मैं कहूँगा यहाँ से हम लोग जो है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो देखते हैं। अब अगर ये वाली दोनों लाइट रे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आएंगी, इसका मतलब ये दोनों लाइट वेव जो हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइट रे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा दूरी से आ रही है तो मैं कहूँगा ये जो है अपने पास एंगल बनेगा यहाँ पर, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी आपतित तरंगाग्र। ये क्या है अपने पास? आपतित किरणों का तरंगाग्र है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब एज्यूम करो ये लाइट रे जो है, ये प्रकाश की किरण जो है वो आई एंगल बनाते हुए आ रही है। हमें नहीं पता कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, हम केवल ये देख रहे हैं कि ये लाइट रे आई एंगल बनाते हुए आ रही है। ठीक है, तो आई एंगल बनाते हुए आ रही है तो ये वापस भी जाएगी, ये वापस भी जाएगी। तो मैं कहूँगा ये लाइट रे जो है वो किधर चली गई उसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे एंगल आई के बारे में नहीं पता है, सॉरी एंगल आर के बारे में नहीं पता है, जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है उसके बारे में। तो मैं कहूँगा ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से जो है वो इधर चली गई। एंगल कितना बना रही है वो नॉर्मल के साथ, वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो ये लाइट रे जो है वो इधर चली गई। ये वाला एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। अब देखिए क्या होगा, ये जो वेव फ्रंट है, ये जो तरंगाग्र है वो आपतित है। अब अगर हम लोग एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल हो गया आई। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है अपने पास ये कितना हो जाएगा? तो मैं कहूँगा ये वाला जो एंगल आई है, तो ये वाला जो एंगल बचा हुआ है ये अपने पास कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा। अब 90 माइनस आई हो जाएगा। ये वाला टोटल एंगल देखो आप लोग, दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंगल जो है वेव फ्रंट जो है वो इन दोनों ही लाइट रे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये कंप्लीट एंगल जो है वो कितना बना? 90 बना। ये कंप्लीट एंगल जो है वो कितना बनेगा? 90 बनेगा। उसमें से ही आई ये वाला एंगल है, तो ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? ये वाला कोण भी कितना बनेगा? आई ही बनेगा क्या? चलिए अब लोग हम दूसरे की बात करते हैं कि ये लाइट रे यहाँ से ही लेकर यहाँ तक सी पॉइंट तक आ गई। अब सी पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, यानी परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद में अगर हमें ये देखना हो कि ये इस लाइट रे के लिए और इस वाली लाइट रे के लिए जो अपने पास वेव फ्रंट बनेगा, तरंगाग्र जो बनेगा परावर्तित किरणों का, सॉरी परावर्तित तरंगों का, तो वो तरंगाग्र जो है वो कहाँ पर बनेगा? तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस देख लो आप लोग, मान लो कि ए से आगे चलकर ये लाइट रे देख लो आप लोग, मान लो कि ए से आगे चलकर ये लाइट रे जो है वो यहाँ तक किसी पॉइंट तक आ रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी पॉइंट तक आ रही है तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी रेडियस इतनी है। मैं एक गोला जो है वो बना लेता हूँ जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? ये वाली है। और इस वाली त्रिज्या का मान अगर हमें देखना हो तो इस वाली त्रिज्या का मान के लिए मुझे इस माध्यम के अंदर, इस मीडियम के अंदर लाइट वेव की स्पीड चाहिए और क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पर ये स्फीयर बन रहा है किसी टी टाइम के ऊपर, किसी टी टाइम के ऊपर, तो मैं कहूँगा यहाँ से एक आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करो सी तक। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो कहाँ तक? सी तक। ये टेंजेंट जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को प्रदर्शित करेगी, यानी परावर्तित जो तरंगाग्र है इसको प्रदर्शित करेगी। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ई। क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया बी। ये वाला पॉइंट जो है इसे हमने क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया है। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यानी परावर्तित तरंगाग्र बन गया अपने पास, परावर्तित तरंगाग्र यानी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब हमें तो
आपतित कोण और परावर्तित कोण में संबंध चाहिए था, यानी आई और आर के अंदर संबंध चाहिए था। तो आई और आर के अंदर तो आर एंगल को हम लोग शो तो करें कि आर एंगल जो है वो होगा कौन सा, तो हम कहेंगे आर एंगल जो है वो कौन सा होगा। अगर इस वाली लाइट रे की बात करें तो इस वाली लाइट रे के अंदर हमने वेव फ्रंट बना लिया ये वाला, तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है आर, ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है आर। अब इस एंगल आर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये एंगल आर, ये वाला जो है वो कितना बन गया अपने पास 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर, ये टोटल बन गया अपने पास 90 डिग्री का एंगल। ये वाला जो बाहर वाला एंगल है वो कितना है आर है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये अगर आर है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बन गया अपने पास आर ए बन गया। अब देखो अगर हम लोग अलग अलग ट्राइंगल लें, कौन कौन से, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस डिस्टेंस की ए ई की, तो ए ई जो है वो कितनी होगी, तो मैं कहूँगा अगर पार्टिकल को B से C तक जाने में, B से C तक जाने में टाइम लग रहा है T, B से C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है T, या फिर टो बोल दो कि टो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर B से C तक की टाइम जो है वो टो लग रहा है तो कितनी डिस्टेंस होगी ये, तो मैं बोल लेता हूँ इस मीडियम के अंदर, जो ये वाला मीडियम है माध्यम है, इसके अंदर जो प्रकाश तरंग है, इस तरंग का वेग यानी वेव की जो वेलोसिटी है वो कितनी है अपने पास v1 है। तो मैं क्या लिखूँगा BC इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू में टो। अब जितने टाइम में ये लाइट रे B से C तक आएगी उतने ही टाइम में ये लाइट रे कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, A से E तक चली जाएगी। ध्यान से देखना कि B से C तक जितने टाइम में लाइट रे आ रही है उतने ही टाइम में लाइट रे A से E तक चली जाएगी, क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, और वेलोसिटी अगर सेम है तो किसी कांस्टेंट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वेव, जो दूरी तय कर रही है ये तरंग, वो भी क्या होगी बराबर। यानी जितने टाइम में ये वेव B से C तक जाएगी उतने ही टाइम में A से E तक भी जाएगी, यानी BC और AE दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी बराबर होगी। BC और AE दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी बराबर होगी। अब अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल जो बन रहा है AEC, ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल जो बन रहा है अपने पास ABC की, तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के अंदर देखो क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर एक एंगल तो बन रहा है 90 डिग्री का। कौन कौन सा, एंगल E बन रहा है 90 डिग्री का और एंगल B बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर एक साइड जो है वो क्या है अपने पास, एक साइड जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइड AC कॉमन है दोनों के अंदर, यानी उभयनिष्ठ है। और क्या बोल सकता हूँ मैं इस दोनों ट्राइंगल के लिए, और जो है वो मैं फर्स्ट बात ये बोल सकता हूँ क्या कि BC साइड और AE साइड की वैल्यू जो है वो भी क्या है बराबर है। तो कोई दो ट्राइंगल के लिए अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है। बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है।
और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत दिशा वाले जो कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो यही चीज़ जो है वो हम लोग रे के अंदर भी पढ़ के आए थे कि कोई लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज़ जब हम इसको वेव एज्यूम करते हुए और हाइगेन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट लेते हुए करते हैं तो भी हमें वही कंडीशन मिल रही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हाइगेन का जो प्रिंसिपल था वो रिफ्लेक्शन के ऊपर तो प्रॉपर लागू हो रहा है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट वेव फ्रॉम प्लेन सरफेस या बाउंड्री भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी समतल सतह से प्रकाश तरंग का अपवर्तन, प्रकाश तरंग का अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन जो है वो किस तरीके के होगा, तो अपवर्तन के लिए ज़रूरी है, रिफ्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग दो मीडियम लें। अब दो मीडियम लेंगे तो देखो किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो एक मीडियम की बाउंड्री लाइन बना ली। ये मीडियम जो है उसकी क्या है, बाउंड्री लाइन है। और इसको हम लोग नाम जो दे देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया P, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम दे देते हैं P डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई लाइट रे जो है वो आ रही है और दोनों लाइट रे जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यानी जो प्रकाश का स्रोत है जिससे ये लाइट रे आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। जब बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो हम कहेंगे जो प्रकाश किरणें आएंगी, जो लाइट रे आएंगी वो एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये लाइट रे जो है वो है अपने पास इंसिडेंट लाइट रे, यानी आपतित किरण, सॉरी आपतित तरंग, इंसिडेंट लाइट वेव, यानी आपतित तरंग, आपतित प्रकाश तरंग, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको वेव फ्रंट बना के चलना है। इसके लिए मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से जो है इस तरीके से बराबर डिस्टेंस पर, इसके पहले जो है दोनों वेव क्या है, बराबर है एक दूसरे के, बराबर है एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला बनाया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपने पास इंसिडेंस वेव फ्रंट, इंसिडेंस वेव फ्रंट यानी आपतित तरंगाग्र। ये बन गया अपने पास आपतित तरंगाग्र, ठीक है। एंगल जो है वो हमें पता ही है, दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है। चलिए 90 डिग्री ना पॉइंट को नाम दे हम लोग, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी, और ये जो ऊपर वाला अपने पास पॉइंट बन रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं बी। ठीक है। अब देखो ये लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी यानी अपवर्तित होगी, तो अपवर्तित होगी तो मैं बोल लेता हूँ कि ये वाला जो मीडियम है, यहाँ पर जो अपने पास मीडियम है, माध्यम जो है, इसका जो अपने पास अपवर्तनांक की बात कर लें या फिर मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर वेग की, ठीक है, वेलोसिटी की, तो ये जो मीडियम फर्स्ट है, माध्यम वन है, मीडियम फर्स्ट या माध्यम वन जो है, इसके अंदर जो प्रकाश की तरंग की चाल है वो है v1, और जो ये मीडियम सेकंड है अपने पास, जो माध्यम दूसरा है, इस माध्यम के अंदर जो प्रकाश के तरंग की चाल है वो है v2। ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग ये एक बार एज्यूम करते हैं कि जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो मीडियम बना दिया। ये वाला जो एंगल है ये कितना ले लेते हैं हम लोग, आई ले लेते हैं। चलिए आई एंगल हमने ले लिया। अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे का इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो हम ये लेके चलते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रे जो है वो थोड़ी सी मीडियम इसकी नॉर्मल की तरफ आ गई, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आ गई है। अब देखो क्या होगा, हम लोग एक कांस्टेंट टाइम लेंगे टो, उस कांस्टेंट टाइम टो के अंदर हमने ये बोल दिया कि इस वेव को बी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो है टो। बी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टो। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो उसे तय करने में कितना तय जब करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा वो टो टाइम के अंदर। तो मैंने कहा v1 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, टो के साथ, टाइम के साथ, तो आपको bc दूरी जो है वो मिल जाएगी। अब इसी टो टाइम के अंदर ये वाली जो लाइट रे है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं कहूँगा ये वाली लाइट रे जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मैंने इस वाली लाइट रे के लिए एक स्फीयर बना दिया यहाँ पर। इस स्फीयर की जो रेडियस है वही डिस्टेंस हो जाएगी, कवर डिस्टेंस। तो इसकी ये जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा टाइम तो कॉमन है टो ही, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है इस मीडियम के अंदर, माध्यम सेकंड के अंदर, वो क्या है, v2 है। तो जितने टाइम में ये b से c तक आ रहा है उतने टाइम में ये a से इस पॉइंट तक आ रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं e पॉइंट तक ये आ रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर अपवर्तित तरंगाग्र बनाना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, तो हम इस स्फीयर के इस वाले पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। तो वो स्पर्श रेखा जो है वो हमने बना दी, जो सी पॉइंट तक जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा बना दी। अब ये जो स्पर्श रेखा बनी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यानी अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। चलिए अब अपने पास दोनों डिस्टेंस हो गई, बी सी का मान जो है वो कितना हो गया, v1 टो हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ बी सी इज इक्वल टू है v1 टो। ए ई जो है इसका मान अपने पास हो गया, ए ई इज इक्वल टू है v2 टो के इक्वल हो गया। अब हमें एंगल जो है वो शो करने हैं, तो मैं कहूँगा ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये कितना बन रहा है, आई। तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, आई ही बनेगा, जैसे हमने पीछे वाले के अंदर भी देखा था। अब अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, तो मैं कहूँगा ये वाला जो एंगल है वो कितना है, मेरे पास आर है। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो आर होगा यहाँ पर इस नीचे वाले पोर्शन के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये वाला एंगल जो है वो अगर आर है,
तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा क्या? ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा क्या? ये वाला एंगल जो है वो कितना बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये वाला बन रहा है आर, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल यानी अपवर्तित कोण। तो यहाँ पर ये जो सी पर कोण बन रहा है ये कितना बनेगा, आर ही बनेगा। अब देखो एंगल आई भी देख लिया, एंगल आर भी देख लिया। अब अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें ए बी सी के अंदर, तो जो अपने पास ट्राइंगल ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है, इस ए बी सी के अंदर अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें साइन आई की, तो साइन आई जो है वो क्या होता है, आई जो है वो साइन जो है वो क्या होता है अपने पास एल अपॉन में के, यानी लंब बटे में कर्ण, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो हाइपो और परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है वो तो क्या होती है हाइपोटेनियस, यानी क्या होती है कर्ण, ठीक है। अब उसके बाद में एंगल जो बन रहा है, कोण जो बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ लंब। जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, या फिर आधार हम लोग इसे बोल देते हैं। अब साइन आई की वैल्यू देखो, तो साइन जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी लंब अपॉन में कर्ण। तो परपेंडिकुलर यानी साइड कौन सी है BC, अपॉन में हाइपो यानी कर्ण यानी साइड कौन सी है AC, ठीक है। तो देखो साइन आई बराबर कितना, BC का मान जो है वो कितना है V12, अपॉन में AC का मान कोई भी अपने पास है नहीं, इसे नाम दे दिया इक्वेशन है फर्स्ट। अब चलिए दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, नीचे वाले की। नीचे वाला ट्राइंगल क्या है ACE, तो ट्राइंगल ACE की अगर हम लोग बात करें तो ACE के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे साइन R कितना होगा, तो देखो R ये रहा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा यहाँ पर वो कहाँ पर बनेगा, तो मैं कहूँगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट वेव के क्या होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपो यानी कर्ण हो गई, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हो गई परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो अपने को साइन आर देखना है, तो साइन आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो यानी लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब जो है उसका मान कितना, कौन सी साइड है AE, अपॉन में हाइपो की साइड कौन सी है AC। तो साइन आर बराबर AE देखो कितना है, AE जो है वो है V2 के बराबर अपॉन में AC, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन है सेकंड। अभी हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं साइन आई और साइन आर, क्योंकि अपवर्तन के अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो हम एक लॉ पढ़ते हैं लाइट रे के अंदर, स्नेल्स लॉ। वही स्नेल्स लॉ जो है वो हम लोग यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि वही स्नेल्स लॉ जो है वो किस तरीके से आएगा। तो चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं यानी भाग दे दूं, तो क्या बनेगा देखो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर किसके V12 अपॉन में AC, तो हो गया साइन आई अपॉन में होगा क्या साइन आर, आर कितना AE अपॉन में AC यानी V22 अपॉन में AC, तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा AC अपॉन में V22। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, AC से AC चला गया, टो से टो चला गया, तो साइन आई अपॉन में साइन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी V1 अपॉन में V2। V1 क्या है, V1 है फर्स्ट मीडियम के अंदर, फर्स्ट मीडियम जो है अपने पास माध्यम फर्स्ट जो है उसके अंदर प्रकाश तरंग की चाल, और V2 जो है वो क्या है, V2 जो है वो है सेकंड मीडियम के अंदर प्रकाश तरंग की चाल। तो देखो यहाँ से क्या बन गया अपने पास साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2। क्या बोल दिया हमने, V12 अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या बन गया V1 अपॉन में V2। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ से, अगर हमें
रिलेशन निकालना हो किसके साथ, म्यू के साथ, तो म्यू के साथ अगर मैं रिलेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ साइन आई और साइन आर का, तभी अपने पास स्नेल्स लॉ आएगा, क्योंकि हम लोग स्नेल्स लॉ को साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू के इक्वल लिखते हैं। तो अगर म्यू यहाँ अगर हमें यहाँ पर बनाना है तो वी और म्यू के बीच में रिलेशन बनाना होगा, और म्यू और जो वी है इसके बीच में रिलेशन जो है वो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट मीडियम जो है, प्रथम माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, C अपॉन में V1, क्या हो जाएगा, C अपॉन में V1। जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसका अपवर्तनांक जो है वो कितना हो जाएगा, C अपॉन में V2 हो जाएगा। तो म्यू1 की वैल्यू C अपॉन में V1, म्यू2 की वैल्यू C अपॉन में V2। अरे कन्फ्यूजन में मत आना, ये चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल और मीडियम में जो वेलोसिटी है, जो चाल है उस लाइट रे की, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, बस इसे हम लोग वेव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो म्यू1 इज इक्वल टू C अपॉन में V1, म्यू2 इज इक्वल टू क्या आ गया, C अपॉन में V2 आ गया। तो यहाँ से देखो अगर मैं V1 अपॉन में V2 की वैल्यू देखना चाहूँ म्यू1 म्यू2 की टर्म के अंदर, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, मैं म्यू1 जो है उसे म्यू2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो म्यू1 और म्यू2 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, इसे आप लोग इतना नोट कीजिए पहले, डायग्राम जो है वो बड़ा बनाना, अच्छे से बनाना, डायग्राम जितना क्लियर बनाओगे उतना ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों के। चलिए अगर मैं म्यू1 और म्यू2 को वहाँ से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो म्यू1 अपॉन में म्यू2 जो है वो कितना आ जाएगा, तो म्यू1 अपॉन में म्यू2 देखूंगा तो मैं कहूँगा C1 अपॉन में V1, और अपॉन में जाएगा C अपॉन में V2, तो वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, V2 अपॉन में C, उल्टा बन जाएगा। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो गया, C से C, यानी म्यू1 अपॉन में म्यू2 इज इक्वल टू किसके आ गया, V2 अपॉन में V1 के आ गया। अब मुझे क्या रखना है, मुझे तो V1 अपॉन में V2 के इक्वल रखना है, तो V1 अपॉन में V2 क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन में म्यू1। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2, और V1 अपॉन में V2 की जगह क्या लिख लूँगा, म्यू2 अपॉन में म्यू1, यानी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या यही अपने पास स्नेल्स लॉ होता है, क्या यही क्या होता है, क्या यही अपने पास स्नेल्स लॉ होता है, क्या यही क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल का नियम होता है। और म्यू2 अपॉन में म्यू1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू2। तो यही अपने पास स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल का नियम होता है। तो इस रिफ्रैक्शन के अंदर यानी जब लाइट वेव की हम लोग बात करें तो लाइट वेव जो होती हैं वो भी हाइगेन के अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ को फॉलो करती हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग और रिलेशन बनाना चाहें तो क्या रिलेशन जो है वो बना सकते हैं कि म्यू1 साइन आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग तो क्या बन जाएगा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर के। तो ये रिलेशन जो है वो भी कई न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ की बात करें तो स्नेल्स लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ के साथ रिलेशन की तो वैसे तो हमें v का लैम्डा के साथ रिलेशन यानी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के साथ रिश्ता जो है वो पता होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो जो डायग्राम हमने बनाया था उस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग बात करें B से C तक की तो B से C तक अगर जो लाइट रे आ रही है जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो तरंगदैर्घ्य λ1 के बराबर हो।
ठीक है। और जो वो लाइट रे इधर से रिफ्रैक्ट होने के बाद में जा रही है, यानी ए से ई तक की जो दूरी है, उसे मैं वेवलेंथ की या तरंग दैर्ध्य के पदों में लिखना चाहूँ तो उस दूरी को अगर मैं लैम्डा 2 लिखूँ, तो मैं अगर मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के अंदर संबंध बनाना हो तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कि लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2, लैम्डा 1 कौन सी दूरी है BC, अपॉन में लैम्डा 2 कौन सी दूरी है AE, लिख सकता हूँ ये BC अपॉन में AE जो है अपने पास, BC अपॉन में AE देखो क्या है BC अपॉन में AE यानी साइन I अपॉन में साइन R, साइन I अपॉन में साइन R किसके बराबर है V1 अपॉन में V2 के बराबर, यानी मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2। अब इन दोनों को ही हम लोग ले लें, बीच वाले को अगर हटाएं तो देखो अपने पास क्या बनेगा, मैं लिखूँगा इसको अगर इधर ले जाएं तो V1 अपॉन में क्या बनेगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो क्या बनेगा अपने पास, ये इधर ले गए, इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा V2 अपॉन में लैम्डा 2। अब V बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 बाई लैम्डा 2 आ गया, तो V बाई लैम्डा किसके इक्वल होता है, V बाई लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे V बाई लैम्डा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती के बराबर होता है। तो देखो क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो V और लैम्डा जो हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे जब कोई मीडियम जो है वो एक मीडियम से, जब कोई लाइट वेव जो है प्रकाश की तरंग जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, तो V1 से V2, V1 क्या है, V1 है अपने पास प्रकाश तरंग की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट वेव, तो लाइट वेव की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, V1 से कितनी हो रही है V2 हो रही है, लैम्डा 1 से क्या हो रहा है लैम्डा 2, यानी वेवलेंथ जो है तरंग दैर्ध्य जो है वो भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये दो बातें लिखते हैं कि अपवर्तित तरंग की चाल व तरंग दैर्ध्य, चाल व तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, क्या हो गई चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो गया। लेकिन V बाई लैम्डा क्या होती है आवर्ती, आवर्ती क्या होती है V बाई लैम्डा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू क्या होता है V बाई लैम्डा, n क्या होती है n होती है आवर्ती या मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बात करें तो देखो ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, यानी मैं यहाँ पर V1 बाई लैम्डा 1 की जगह लिख दूँ N1, V2 बाई लैम्डा 2 की जगह लिख दूँ N2, तो N1 इज इक्वल टू किसके आ गए N2 के, यानी परिवर्तित हो जाते हैं चाल व तरंग दैर्ध्य, लेकिन आवृत्ति नियत रहती है, लेकिन आवृत्ति नियत रहती है। मतलब क्या बोलूँगा मैं इसे, मैं बोलूँगा जो रिफ्रैक्टेड रे है स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव are changed, but frequency remains constant,
यानी स्पीड और वेवलेंथ जो है वो तो चेंज हो जाएंगे, v1 से v2, लैम्डा 1 से लैम्डा 2, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पास थी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर अगर हम लोग ये देखें कि अगर v1 और v2 की वैल्यू के अंदर कोई रिलेशन अपने पास दिया हुआ हो, जैसे शुरुआत के अंदर हमने जो है वो क्या देखा, शुरुआत के अंदर हमने ये लेके चले थे कि लाइट रे जो है वो बेंड हो रही है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। अगर आप डायग्राम को वापस से देखो तो हमने देखा था कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब क्या हो गया वहाँ पर कि नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो रही है, इसका मतलब लाइट रे जो है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है। तो अगर मुझे यहाँ से रिलेशन पता करना हो v1 v2 के साथ, तो हमने जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के साथ v1 और v2 का भी रिलेशन देख लिया। क्या रिलेशन अपने पास आया था, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। इफ लाइट रे या लाइट वेव मूविंग फ्रॉम rarer to denser medium, यानी कोई आपके पास प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की तरंग है। यदि प्रकाश तरंग विरल से सघन माध्यम में आए, सघन माध्यम में आए, तो देखो क्या करना है अपने पास, क्या रिलेशन अपने पास सामने आएगा। मैं कहूँगा साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर किसके, v1 अपॉन में v2 के। यही आया था अपने पास, साइन आई अपॉन में साइन आर किसके बराबर हो गया, v1 अपॉन में v2 के। अब देखो यहाँ से अगर I की वैल्यू R से ग्रेटर है या R की वैल्यू I से ग्रेटर है, तो यहाँ पर स्पीड मिल जाएगी आपको मीडियम के अंदर, और स्पीड मिल जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस मीडियम के अंदर लाइट वेव की स्पीड ज़्यादा वो तो रेयरर यानी विरल हो जाएगा, और जिस मीडियम में लाइट वेव की स्पीड कम वो क्या हो जाएगा, डेंसर यानी सघन माध्यम में हो जाएगा। अब अपन ने जो लिया था उसके अंदर हमने जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया लाइट रे को। अब नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया यानी R की वैल्यू जो है वो I से क्या है, कम है। R की वैल्यू जो है वो I से क्या है, कम है। अब R की वैल्यू अगर I से कम होगी, इसका मतलब साइन I अपॉन में साइन R की जो वैल्यू है, साइन I अपॉन में साइन R की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। एक से क्या आएगी, बड़ी, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, कम है। तो ऊपर वाले पोर्शन अगर ज़्यादा है तो मैं कहूँगा साइन आई अपॉन में साइन आर एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि v1 अपॉन में v2 की अगर बात करें तो v1 अपॉन में v2 की बात करें तो मैं कहूँगा v1 अपॉन में v2 का जो मान है वो भी एक से क्या हो गया, ज़्यादा। एक से मान ज़्यादा हो गया, इसका मतलब v1 का मान ज़्यादा, v2 का मान कम। तो इसका मतलब पहला जो मीडियम है वो तो कौन सा बन गया, रेयरर बन गया। दूसरा जो मीडियम है वो कौन सा बन गया, डेंसर बन गया। पहला माध्यम जो है वो तो क्या बन गया अपने पास, चाल ज़्यादा है। चाल ज़्यादा होती है तो कौन सा माध्यम होता है, विरल। जब चाल कम होती है तो कौन सा माध्यम होता है, सघन। इसका मतलब पहला माध्यम विरल, दूसरा माध्यम है सघन हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से हम लोग देखें कि अगर R की वैल्यू I से ज़्यादा हो, अगर R की वैल्यू I से ज़्यादा हो तो मैं बोलूँगा साइन I अपॉन में साइन R की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आने का मतलब v1 अपॉन में v2 की वैल्यू एक से कम आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि v2 की वैल्यू जो है वो v1 से क्या है, ज़्यादा है। और v2 की वैल्यू v1 से अगर ज़्यादा होगी तो दूसरा वाला जो मीडियम है वो तो क्या बन गया, रेयरर यानी विरल बन गया। और पहले वाला जो मीडियम
मीडियम है वो कैसा बन गया, डेंसर बन गया, यानी सघने बन गया। तो हम आर और आई के बेसिस पर, वेलोसिटी के बेसिस पर, उसके अंदर तो हम एंगल देख रहे थे कि अगर एंगल जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर की ओर जाती है, तब हम बता सकते थे कि हाँ भाई ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये रेयर मीडियम है, ये वे डेंसर मीडियम है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी के या स्पीड के बेसिस पर बताते हैं कि स्पीड जिस मीडियम के अंदर ज़्यादा वो हो गया रेयर, जिसके अंदर कम वो क्या हो गया, अपने पास डेंसर हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि अगर कोई लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर में मूव करे, यानी किधर जाए वो जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, यदि प्रकाश तरंग सघन से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए, इफ लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium। तो अगर डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है तो क्या होगा, देखो हम लोगों ने वहाँ पर लिख दिया कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन में V2, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2 हो गया। या फिर मैं अगर लैम्डा के टर्म में लिखना चाहूँ तो V1 अपॉन में V2 की जगह क्या लिख लूँगा, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 लिख लूँगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब लाइट रे रेयर डेंसर टू रेयर यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो जो अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो स्थिति होती है वो किस तरीके से बनती है। तो देखो R की जो वैल्यू है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर वो कितनी होती है, 90 डिग्री होता है। साइन 90 हो गया 1, तो मैं लिखूँगा साइन IC जो है वो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, साइन IC बराबर किसके हो जाएगा, V1 अपॉन में V2 के बराबर हो जाएगा या लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो स्थिति है उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो साइन IC की वैल्यू है वो साइन IC की वैल्यू V1 अपॉन में V2 के इक्वल होती है। या फिर यहाँ से IC मैं देखना चाहूँ तो कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स V1 अपॉन में V2 अपने पास आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब अगर यहाँ पर मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी टर्म में भी लिखना चाहूँ साइन को, तो साइन IC जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यानी अपवर्तनांक के पदों में क्या बन जाएगा, V1 अपॉन में V2 आ रहा है तो V1 अपॉन में V2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के साथ क्या संबंध था, तो मैं लिखूँगा μ2 अपॉन में μ1, यही संबंध था अपने पास। तो साइन IC बराबर बन गया μ2 अपॉन में μ1। अब देखो अगर मैं एंगल I को IC के इक्वल कर देता हूँ यानी ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो साइन R जो है वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। R की वैल्यू 90 हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होगा। तो चलिए ये अपने पास आज जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था हाइगेन के प्रिंसिपल के बेसिस पर, यानी हम लोग वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र को लेते हुए जो अपने पास दो लॉ थे, एक तो था अपने पास रिफ्लेक्शन के लिए मेन जो लॉ था क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
और दूसरा अपवर्तन के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर था स्नेल्स लॉ। तो इन दोनों ही हमने नियमों को हाइगेन के प्रिंसिपल के बेसिस पर, जो उसके वेव फ्रंट की जो अवधारणा थी, जो कल्पना थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने इन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस किया। तो हाइगेन का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों को ही समझा सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम लोग आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।